नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स या मुख्य स्थल रूप। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दूसरा यूनिट है जिसमें दिया हुआ है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स क्लाइमेट एंड वाटर बॉडीज ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय क्रियाओं पर भू आकारों, जलवायु, जलाशयों का क्या प्रभाव है, तो जिसमें अपन बात करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स की। अब स्थल रूप क्या है कि भूपृष्ठ के ऊपर या उसके भीतर बाह्य और आंतरिक शक्तियों के निरंतर क्रियाशील होने से धरातल पर जो स्वरूप बनते हैं उन्हें सामान्यतः स्थल रूप कहा जाता है। अब इन स्थल रूपों को उच्चावच और ढाल के अनुसार स्थल रूप मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान। यदि पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल की बात करें तो 27% भाग पर पर्वत है, 18% भाग पर पठार है और 55% भाग पर मैदान है। अब कई भूगोलवेताओं या भूगर्भवेताओं ने स्थलाकृतियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। अब जिसमें प्रथम श्रेणी के स्थल रूप, द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप या तृतीय श्रेणी के स्थल रूप। अब प्रथम श्रेणी के स्थल रूप के अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरों को रखा गया है। महाद्वीप जो मानव के रहने के लिए सबसे जरूरी है वो महाद्वीप, और महासागर जो सागरीय वाला भाग। अब द्वितीय श्रेणी में मुख्य रूप से महाद्वीप पर पाए जाने वाले जो भिन्नता है या विभिन्नताएं हैं या उच्चावच जैसे पर्वत है, पठार और मैदान को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। अब तीसरी श्रेणी में उन स्थल रूपों को रखा गया है जो पर्वत, पठार और मैदान में पाए जाने वाले छोटे छोटे स्थल रूप जैसे नदी की घाटियां हैं, झीलें हैं आदि को रखा गया है। अब सवाल ये है कि इन भू आकृतियों का मानव क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है या मानवीय क्रियाओं को ये कैसे प्रभावित करते हैं। अब जैसे अपन बात करें मैदान की। अब मैदान है तो पृथ्वी के धरातल पर सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है तो वो है मैदान। मैदान का स्थान मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैदानों में ही जीविकोपार्जन के लिए वो कृषि करता है, सिंचाई करता है, पशुचारण करता है, उद्योगों का निर्माण करता है, परिवहन करता है, संचार की पूरी सुविधाएं लेता है, तो या बस्तियां बनाता है या उसके विकास के लिए मैदान ही सबसे उपयुक्त होते हैं। अब मैदानों की अपेक्षा पठारी भाग की बात करें तो पठारी भूमि पर कृषि और विकास की सुविधाएं कम होती हैं और पर्वतीय भूमि में बहुत सारी बाधाएं रहती हैं। पर्वतों में सिंचाई के लिए नहरों के बहाव की ऊंची भूमि जो उसके लिए बाधा रहती है। फिर पत्थरों को काटना और नहरें बनाना अत्यंत मुश्किल होता है। कुओं का भी वो निर्माण नहीं कर सकता, परिवहन का भी निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए पर्वत और पठारों की तुलना में मैदान मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब जैसे पर्वत कैसे उपयोगी है, तो पर्वतों से मनुष्य को ये लाभ होता है कि पर्वतीय भागों में ऊंचाई में हिमपात रहता है, जिससे नदियों को जल प्राप्त होता है। ये पर्वतीय नदियाँ जो झरनों या पर्वतीय क्षेत्र में नीचे गिरती तो विद्युत का उत्पादन करती हैं। उस विद्युत के उत्पादन से किसी भी देश या मनुष्य कई प्रकार के उद्योग स्थापित कर सकता है। उद्योगों के लिए विद्युत का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए तो पर्वत भी उसके मानव क्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि पर्वत, पठार और मैदान में मैदानी भाग है जो मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, जिसमें वो कृषि करता है, सिंचाई करता है, कुएं हैं, नहरें हैं, फसलों का उत्पादन करता है, यातायात के साधनों का विकास करता है जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, या बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाता है, इमारतें बनाता है, निर्माण और कार्यालय, व्यापारिक कार्यालय, इस रूप में सारा ये वो निर्माण करता है। अब ये तो हो गए लैंडफॉर्म्स। अब यदि जलवायु का प्रभाव देखा जाए तो जलवायु मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है, मानवीय क्रियाओं को। तो यदि जलवायु में देखा जाए तो किसी भी भूभाग में वायुमंडल की दशा में जैसे तापमान है, वर्षा है, नमी है, वायु की दशा है या वायुदाब कैसा है, ये जो वार्षिक औसत होता है या लंबे समय का पीरियड होता है
उसको जलवायु कहा जाता है। जलवायु के इन अंगों का प्रभाव निसंदेह रूप से मानव के सभी क्रियाओं पर पड़ता है, जैसे उसके उत्पादन पर पड़ता है, वितरण पर पड़ता है, वस्तुओं के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, सभी जगह देखा जाता है। जैसे मानव के जीवन का आधार जैसे कृषि, आखेट, खनिज विद्वान उद्योग होते हैं, जिस पर जलवायु को प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे उद्योग या व्यवसाय की बात करें तो मनुष्य विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जहाँ रहता है, जो कठोर है, विषमता लिए हुए हैं, तो वो वस्तुओं का वहाँ संग्रहण करता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में सीमित उत्पादन होता है, वहाँ कम मनुष्य निवास करता है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड के कारण मनुष्य अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाता है, या घुमक्कड़ जीवन करता है, या पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है तो घुमक्कड़ है, या पशुपालन करता है। इसके अलावा यदि आर्द्र जलवायु के पास वाले, जिसका उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग का लिया जाए, तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या होता है कि आर्द्र जलवायु चाहिए, तो ये मुख्य रूप से मुंबई और अहमदाबाद में है। तो यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण जो रेशा है वो टूटता नहीं है, तो ये आर्द्र जलवायु ये यहाँ उद्योग को प्रभावित करती है। तो उद्योगों का, सूती वस्त्र उद्योगों का निर्माण यहीं पर होता है। अब जैसे कृषि का देखा जाए तो किसी प्रदेश या क्षेत्र में कौन सी कृषि का उत्पादन हो सकता है, जैसे मरुस्थलीय भूमि में चावल उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ बरसात की कमी होती है। जब बारिश अधिक होती है वहाँ चावल का उत्पादन किया जा सकता है। पशुपालन है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज दोहन है, लकड़ी का है, वनों का है, जो मुख्य रूप से जलवायु के कारक हैं, जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे खनिजों का वेदोन होता है, जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं तो वहाँ भी खनिजों का विदोहन करते हैं, क्योंकि वो अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी में हीरे व सोने का दहन मनुष्य क्यों करता है, क्योंकि वो मूल्यवान है। अब इस प्रकार से मनुष्य पर जो जलवायु है, पशुपालन है, परिवहन है, व्यापार है, उसका रहन सहन है, गृह निर्माण की कला है, सारी मानवीय क्रियाओं को पूर्ण रूप से जलवायु प्रभावित करता है। तो जलवायु एक ऐसा भौतिक कारक है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं से लेकर उसकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो मुख्य लैंडफॉर्म के साथ आपने क्या पढ़ लिया है भाई, मुख्य स्थल रूप किस रूप में है, फिर जलवायु किस रूप में है, और फिर यदि अपन बात करें इन्फ्लुएंस रिलीफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो सबसे उत्तम क्या हो गया, मैदान और पर्वतीय पठारी भूमि में इतना अधिक नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ, झरनों से जल विद्युत ले सकता है। खनिज संपत्ति जो पठारों पर्वतीय भागों में है तो वहाँ खनन कर सकता है। इस रूप में वो प्रभावित होता है। धन्यवाद।